Hello everyone, I am Krishnakant Dwivedi from UST classes. I am here again with a new part of relation. प्यारे बच्चों, मैं कृष्णकांत द्विवेदी हूँ यूएसटी क्लासेस से। मैं आज फिर आप सभी के समक्ष हूँ रिलेशन का एक नया पार्ट लेके। जैसा जिन लोगों ने मेरी पिछली सारी वीडियोस को देखी होंगी उनको ये बात समझ में आई होगी कि हमने सारे के सारे थियरम दैट मीन्स डिफिनेशंस करा दिए थे, सारी की सारी डिफिनेशन करा दी, सारी की सारी प्रॉपर्टी करा दी। 12-14 क्वेश्चन जो है वो हमने ऑब्जेक्टिव के करा दिए। अब जो बारी है वो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस की है। अब जो बारी है वो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस की है और प्रयास कर रहा हूँ कि एनसीईआरटी में जितने भी सॉल्यूशंस हैं वो आर डी शर्मा में जो इम्पोर्टेंट आर डी शर्मा की ऑब्जेक्टिव बुक में जो अच्छे क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस मैं आपको करा दूँ। एक चीज ध्यान रखिएगा कि प्रोसेस सीखने की आवश्यकता है। रिलेशन में मोस्टली जो 11 और 12 का जो रिलेशन है उस रिलेशन में एक ही टॉपिक ज्यादातर पूछी जा रही है हर जगह, इक्विवेलेंस रिलेशन की। रिलेशन का आप जब प्रोफार्मा देखेंगे पूरा का पूरा 11 और 12 का जो सिलेबस है उसको लेके, तो रिलेशन में कुछ मोटा मोटी 5-6 टॉपिक हैं। जैसे कार्टेशियन सेट टर्म पढ़ के आए थे 11 से, तो सेट के बाद कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद रिलेशन सबसेट के फॉर्म में, फिर इम्पटी रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन, फिर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, उसके अलावा आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक है, तो और एक चीज और हमने पढ़ा इक्विवेलेंस रिलेशन, और वो रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन जो है वो एक तरह से नेम ही है, क्योंकि जो रिलेशन ट्रांजिटिव होगा, सिमेट्रिक होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, वो इक्विवेलेंस होगा। तो उन सबका एक ग्रुप बन जाता है, मतलब रिफ्लेक्सिव का, सिमेट्रिक का और ट्रांजिटिव का एक ग्रुप बन जाता है। तो मोटा मोटी यही 5-6 टॉपिक है रिलेशन में। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, जो मैं जो डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चन करा रहा हूँ उसमें वो क्वेश्चन नंबर 1 है। आइए देखते हैं कैसे करते हैं इसको। पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, लेट R be a relation on the set of all lines in a plane। इतनी बात पे पहले फोकस करते हैं। किसी भी मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, उस क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़ना चाहिए, ताकि उसके पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को हम अच्छे से समझ सकें कि वो हमसे उसने दिया क्या है और वो हमसे पूछ क्या रहा है। तो कह रहा है कि लेट R be a relation, R एक रिलेशन है ऑन द सेट ऑफ ऑल लाइंस। उस सेट का रिलेशन है R, उस सेट पे वो रिलेशन है R, इस सेट पे ये रिलेशन है, और यहाँ जो है वो ऑल लाइंस है, सारी की सारी लाइंस है। सारी की सारी लाइंस मतलब चाहे वो पैरेलल लाइन हो, चाहे इंटरसेक्टिंग लाइन हो, चाहे ऑब्लिक लाइन हो, जो भी है उन सारी लाइंस का ये सेट है। चाहे पैरेलल हो, चाहे इंटरसेक्टिंग हो, चाहे ऑब्लिक हो, ये सारी की सारी लाइंस का ये सेट है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि लेट R be a relation on the set of all lines in a plane defined by, ये इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लिए, defined by L1, L2 belongs to R। मतलब ये जो रिलेशन R डिफाइंड है वो इस प्रकार डिफाइंड है कि L1, L2 जो है इस R के अंदर बिलोंग करेगा। कब करेगा? If L1 line L1 is parallel to line L2 where L1 and L2 both belongs to given set। both belongs to given set, यहाँ सेट का नाम लिखेंगे, both belongs to given set। अब सेट का नाम चूंकि इन्होंने कोई एक स्पेसिफिक नेम नहीं दिया है सेट का, तो पहला काम हम ये करते हैं कि मान लेते हैं लेट L be the set of all lines in a plane। मैंने क्या किया, मैं ये जो कह रहे हैं सेट ऑफ ऑल लाइंस इन अ प्लेन, ये जो ये बात कह रहे हैं कि सेट ऑफ ऑल लाइंस इन अ प्लेन, इस सेट ऑफ ऑल लाइंस इन अ प्लेन को मैंने यल नेम दे दिया। मैंने क्या दे दिया? यल नेम दे दिया। यल नेम देने से यहाँ यल आ जाएगा, और एक चीज क्लियर हो जाएगी कि R जो सबसेट है वो यल के साथ जो कार्टेशियन प्रोडक्ट आ रहा है उसका सबसेट है। यल के साथ जो कार्टेशियन प्रोडक्ट आ रहा है उसका सबसेट है R। ये बात क्लियर हो जाएगी।
अब ये कह रहे हैं, आगे बढ़ते हैं, अब ये कह रहे हैं कि ये रिलेशन आर इस प्रकार डिफाइंड है कि इस यल के अंदर कोई दो एलिमेंट L1 और L2 हैं, तो वो दोनों रिलेशन के अंतर्गत आएंगे। कब? जब L1 पैरेलल होगा L2, जब L1 क्या होगा? पैरेलल होगा L2 के। तो मैंने क्या किया, रिफ्लेक्सिबिलिटी चेक करने जा रहे हैं, रिफ्लेक्सिबिलिटी चेक करने जा रहे हैं। मैंने मान लिया लेट स्मॉल l, ये कैपिटल L था, यहाँ स्मॉल l है, लेट स्मॉल l बी एनी लाइन, let small l be any line in the plane, in the set capital L, in the set capital L in given plane। मैंने ये माना है कि स्मॉल l जो है वो कोई लाइन है सेट कैपिटल L। कैपिटल L क्या है? कैपिटल L वो सेट है सारी लाइंस का किसी दिए गए प्लेन में। आगे बढ़ते हैं, देन L, L belongs to R, डबलेट की बात कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा, L लिख रहा हूं। Then L belongs to R for all values of L belongs to capital L, क्या कह रहा हूं? तो मैंने माना है कि L जो है वो कोई लाइन है, यानी इस कैपिटल L का कोई एक एलिमेंट है। L जो है वो इस कैपिटल L सेट का कोई एक एलिमेंट। अब उस स्मॉल l से मैंने एक डबलेट बनाया है L, के फॉर्म में, और मैं उसको मान रहा हूं कि वो कैपिटल R में बिलोंग करेगा L के सभी मानों के लिए। लेकिन ऐसे तो बिलोंग कर नहीं जाएगा। कब बिलोंग करेगा? तो व्हेन, ये कंडीशन पे आते हैं, L1 और L2 दोनों आपस में क्या होना चाहिए? पैरेलल होने चाहिए। व्हेन L इज पैरेलल टू L, तो ये तब बिलोंग करेगा डबलेट जब L अपने ही पैरेलल होगा, और we know that every line be parallel to itself, हर लाइन जो होती है वो अपनी पैरेलल खुद होती है। then या therefore R be reflexive, इसलिए हम ये कह देंगे कि मेरी ये जो लाइन है, मेरा जो ये रिलेशन है कैपिटल R, वो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, मुझे इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करना है, तो इक्विवेलेंस प्रूफ करने के लिए मुझे रिफ्लेक्सिव भी दिखाना होगा, सिमेट्रिक भी दिखाना होगा और ट्रांजिटिव भी दिखाना होगा। ये इकलौता रिफ्लेक्सिव ऐसा रिलेशन है जिसको हमको उस सेट से क्या कहते हैं, कनेक्ट करना होता है जिस सेट पे ये रिलेशन डिफाइन होता है। बाकी हम सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव चेक करने आते हैं तो ऐसा कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती, जो गिवन एलिमेंट होते हैं उसी पे हम चेक करते हैं। चलिए तो सिमेट्रिक चेक करते हैं। सिमेट्रिक के लिए मैं ये मान लेता हूं कि इफ L1, L, या ऐसे कर लेते हैं, लेट्स L1 and L2 be the two elements of given set capital L। मैंने ये मान लिया कि L1 और L2 जो है वो दो एलिमेंट है गिवन सेट कैपिटल L के। देन या इफ L1, L2 belongs to R, और यदि L1 और L2 दो एलिमेंट हैं L के, और उसके बाद L1 और L2 जो है वो R में बिलोंग करता है, एक डबलेट L1 और L2 जो है वो R में बिलोंग करता है, तो ये कब बिलोंग करेगा? ये तब बिलोंग करेगा जब L1 पैरेलल होगा L2 के। L1 जो है वो पैरेलल होगा L2 के। ये बात कहाँ से निकल के आती है? तो ये बात रिलेशन की जो कंडीशन दी हुई है, उस कंडीशन से निकल के आती है। अब एक चीज याद देखो, यदि L1 पैरेलल होगा L2 के, इसका सीधा सा मतलब ये है
कि L2 भी पैरेलल हो जाएगा किसके, L1 के। L2 भी जो है वो पैरेलल हो जाएगा किसके, L1 के। और जब L2 पैरेलल होगा L1 के, इसका मतलब ये है कि L2, L1 भी जो है वो R के अंदर, रिलेशन के अंदर बिलोंग करेगा। L2, L1 भी जो है वो R के अंदर क्या करेगा, बिलोंग करेगा। अब हम क्या देख रहे हैं कि L1, L2 भी R के अंदर आ गया और इसका अपोजिट ऑर्डर पेयर L2, L1 भी R के अंदर आ गया। इसका मतलब ये होगा hence R is a symmetric relation। इसका मतलब ये हो गया कि मेरा जो R है वो सिमेट्रिक रिलेशन है। आगे बढ़ते हैं, ट्रांजिटिव चेक करते हैं। जब हम ट्रांजिटिव चेक करने जाते हैं तो ट्रांजिटिव चेक करने के लिए हमें 3 एलिमेंट एज्यूम करने पड़ते हैं कि वो 3 एलिमेंट ऐसे हैं जो उस रिलेशन के अंदर बिलोंग करते हैं। तो मान लिया मैंने लेट L1, L2, L3 be the three elements which lies on the given set capital L। मैंने मान लिया कि L1, L2 और L3 जो है वो 3 एलिमेंट हैं, ऐसे 3 एलिमेंट हैं जो दिए गए सेट कैपिटल L के अंदर बिलोंग करते हैं। मैंने ये माना कि L1, L2 और L3 जो है वो 3 एलिमेंट हैं जो दिए गए सेट कैपिटल L के अंदर बिलोंग करते हैं। बिलोंग हो गए। एंड इफ L1, L2 belongs to R, ट्रांजिटिविटी की कंडीशन होती है। ट्रांजिटिव के केस में मैंने 2 चीजें बताई थी अपनी पिछली वीडियोज में कि कोई भी रिलेशन जो है वो ट्रांजिटिव होता है तो 2 केस होते हैं। पहला केस होता है कि यदि केवल A, B बिलोंग करे रिलेशन में तो ये अपने आप ट्रांजिटिव हो जाता है। इसको कोई और कंडीशन बताने की या चेक कराने की आवश्यकता नहीं होती, ये अपने आप ट्रांजिटिव हो जाता है। दूसरा केस मैंने ट्रांजिटिव का बताया था कि दूसरा केस तब आता है जब A, B भी रिलेशन के अंदर बिलोंग करे और इसके साथ B, C भी रिलेशन के अंदर बिलोंग करे। तो इस केस में मुझे A, C को भी रिलेशन के अंदर बिलोंग कराना होता है या चेक करना होता है कि वो उसके अंदर बिलोंग कर रहा है, तब जाके ये ट्रांजिटिव होता है। तो यहाँ हम दूसरा वाला ही केस जो है वो लेके सॉल्व करते हैं। पहला वाला तो अपने आप जब होगा तो वो पता ही चल जाता है। तो मैंने मान लिया कि इफ L1, L2 belongs to R and L2, L3 belongs to R, मैं 2 ऑर्डर पेयर ले रहा हूँ। पहला ऑर्डर पेयर ये माना मैंने कि L1, L2 जो है वो R के अंदर बिलोंग करता है और दूसरा ऑर्डर पेयर मैंने माना है कि L2, L3 जो है वो भी R के अंदर क्या करता है, बिलोंग करता है। इससे क्या निकल के आएगा? इससे ये निकल के आएगा पहले ऑर्डर पेयर से कि यदि L1 और L2 आपस में इस रिलेशन के अंदर बिलोंग करेंगे तो इनका आपस में जो रिलेशन होगा वो होगा क्या कि L1, L2 तभी बिलोंग करेंगे जब L1 पैरेलल होगा L2 के। इसका मतलब L1 जो है वो L2 के पैरेलल है। आगे बढ़ते हैं। जब L1 L2 के पैरेलल है और दूसरा ऑर्डर पेयर क्या कह रहा है कि L2, L3 भी R के अंदर बिलोंग कर रहा है। L2, L3 भी जो है वो भी R के अंदर बिलोंग कर रहा है, यानी L2 भी पैरेलल है किसके, L3 के। इन दोनों को एक साथ कंपाइल करिए और कंपाइल करने के बाद आप ये देखेंगे कि L1, L2 भी पैरेलल, L1 जो है वो L2 के पैरेलल है और L2 जो है वो L3 के पैरेलल है। इसका सीधा सा मतलब ये निकलता है कि L1 जो है वो किसके पैरेलल होगा, L3 के पैरेलल होगा। ऐसे सोच लीजिए कि ये कोई लाइन है L1, ये कोई लाइन है L1 और ये L2, ये दोनों आपस में पैरेलल है और इसके पैरेलल एक दूसरी लाइन हमने L3 ड्रा कर दी। ये दोनों आपस में पैरेलल है और ये दोनों अलग-अलग आपस में पैरेलल है। तो नॉर्मल सी बात है कि ये लाइन इसके पैरेलल हो जाएगी। तो वही मैंने कह दिया कि L1 जो है वो L3 के पैरेलल है और जो ही L1 L3 के पैरेलल होगी L1, L3 जो है वो रिलेशन के अंदर बिलोंग करेगा और रिलेशन के अंदर बिलोंग करते ही ये मेरी दूसरी वाली कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो जाएगी और जो मेरी दूसरी वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी देन R is a ट्रांजिटिव रिलेशन। तो R जो है वो ट्रांजिटिव रिलेशन होगा और R के ट्रांजिटिव रिलेशन होते ही ध्यान दीजिएगा रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गई, ट्रांजिटिव भी हो गया। therefore R is an equivalence relation। R जो है वो आपका इक्विवेलेंस रिलेशन होगा।
तो ये था पहला क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट में। आइए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आइएगा, ये दूसरा क्वेश्चन जो है वो आज की वीडियो का ये दूसरा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखने की जरूरत है तो पिछले ही जैसा लेकिन थोड़ा सा ट्विस्टेड है। क्या कह रहा है? प्रूव दैट द रिलेशन आर, सिद्ध कीजिए कि जो रिलेशन आर है, प्रूव दैट द रिलेशन आर, ये दिखाइए कि जो रिलेशन आर है ऑन द सेट n क्रॉस n पर इस प्रकार डिफाइंड है, इस प्रकार डिफाइंड है कि a कॉमा b जो है वो रिलेटेड है c कॉमा d से। अभी तक आप क्या देखते थे? एलिमेंट रिलेटेड होता था, यहाँ ऑर्डर पेयर रिलेटेड है, ये हल्का सा ट्विस्ट है। तो a कॉमा b जो है वो रिलेटेड है c कॉमा d से जब a प्लस b की वैल्यू b प्लस c की वैल्यू के इक्वल है। a मतलब फर्स्ट एलिमेंट, b मतलब सेकंड एलिमेंट, c मतलब थर्ड एलिमेंट और d मतलब फोर्थ एलिमेंट। इनको नंबरिंग कर लेते हैं। तो ये कहना ये चाहते हैं कि पहले ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट, पहले ऑर्डर्ड पेयर का जो एलिमेंट है पहला वो, और दूसरे ऑर्डर्ड पेयर का जो एलिमेंट है लास्ट वाला वो, यानी फर्स्ट प्लस फोर्थ, इसकी जो वैल्यू है वो यदि पहले एलिमेंट के सेकंड एलिमेंट और दूसरे एलिमेंट के पहले एलिमेंट के सेकंड एलिमेंट और दूसरे ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल है, पहले ऑर्डर पेयर के सेकंड एलिमेंट और दूसरे ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट के यदि इक्वल है, इस कंडीशन को यदि सेटिस्फाई करता है तो ये रिलेशन जो है वो क्या होगा? तो ये रिलेशन जो रिलेशन के अंदर आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। तो एक बात फिर से क्लियर कर रहा हूं, यही बस समझना है आपको। इसके बाद इस क्वेश्चन में कुछ बहुत विशेष नहीं है। अभी तक हम क्या देखते थे कि ए आर बी टाइप का होता था, ए आर बी टाइप का होता था, यानी ए रिलेटेड होता था बी से और हम इसको ऑर्डर पेयर ए कॉमा बी के फॉर्म का बना के रिलेशन के अंदर रख लेते थे। रिलेशन ए कॉमा बी के फॉर्म का बना के रिलेशन के अंदर रख लेते थे। लेकिन यहाँ वो कहानी नहीं है। यहाँ क्या है कि यहाँ ऑर्डर पेयर ही रिलेटेड है, ऑर्डर पेयर जो है वो ऑर्डर पेयर ही रिलेटेड है। और ऑर्डर पेयर में जो कंडीशन बनी हुई है वो कंडीशन ऐसे बनी हुई है कि पहले का फर्स्ट एलिमेंट, पहले ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट और दूसरे ऑर्डर पेयर का लास्ट वाला, दूसरे ऑर्डर पेयर का लास्ट वाला, पहले ऑर्डर पेयर का फर्स्ट और दूसरे ऑर्डर पेयर का लास्ट एलिमेंट जो है उन दोनों का सम जो है पहले ऑर्डर पेयर के सेकंड एलिमेंट और दूसरे ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट के सम के इक्वल है। पहले ऑर्डर पेयर के लास्ट और दूसरे ऑर्डर पेयर के फर्स्ट के सम के इक्वल है। ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। ये दोनों जो है वो n क्रॉस n के सब में बिलोंग करते हैं। a कॉमा b और c कॉमा d जो है वो n क्रॉस n में क्या कर रहा है? बिलोंग कर रहे हैं। और हमको ये दिखाना है कि ये दिया गया रिलेशन जो है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो सबसे पहले मैंने मान लिया कि लेट a कॉमा b बी द arbitrary element of n क्रॉस n। मैंने ये माना कि a कॉमा b जो है वो आर्बिट्ररी एलिमेंट है n क्रॉस n का। देन इससे क्या क्लियर होगा? इससे ये क्लियर होगा कि a कॉमा b जो है वो बिलोंग करता है कैपिटल n में। a कॉमा b जो है वो बिलोंग करता है कैपिटल n। अब हम रिफ्लेक्सिबिलिटी चेक करने आते हैं। रिफ्लेक्सिबिलिटी जब हम चेक करने जाते हैं तो रिफ्लेक्सिबिलिटी की कहानी क्या है? रिफ्लेक्सिबिलिटी ये कहता था, ध्यान दीजिएगा, कि यदि a रिलेटेड है a से, a रिलेटेड है a से, यानी a का डबलेट बन रहा है सारे एलिमेंट का, तो ये रिफ्लेक्सिव होगा। यहाँ तो कहानी ही उल्टी है, यहाँ एलिमेंट है ही नहीं, यहाँ तो ऑर्डर्ड पेयर है। यानी यहाँ हम a कॉमा b रखते हैं तो हमें डबलेट बनाने के लिए या रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए a कॉमा b को रिलेट करना होगा a कॉमा b के साथ। हमें a कॉमा b को रिलेट करना होगा किसके साथ? a कॉमा b के साथ। तो आइए देखते हैं, मैंने क्या किया, a कॉमा b को एलिमेंट मान लिया किसके साथ?
ए कामा बी को मैंने एलिमेंट मान लिया n के साथ, n क्रॉस n के साथ। तो आगे बढ़ते हैं और रिफ्लेक्सिव चेक करने आते हैं और लिखते हैं लेट क्या है, पहले ही कर चुके हैं। ए कामा बी रिलेटेड टू ए कामा बी हमें चेक करना है। जबकि हम ये चेक कर चुके हैं कि ए और बी, एज्यूम कर चुके हैं कि ए कामा बी जो है वो एलिमेंट है n क्रॉस n का, और ए बी जो है वो दोनों जो है वो n में एक। तो हमें चेक करना होगा कि ए कामा बी जो है वो ए कामा बी से रिलेटेड है कि नहीं। और ए कामा बी जब ए कामा बी से रिलेटेड होगा तो इस प्रॉपर्टी की बात करते हैं। इसको फर्स्ट मान लें, इसको सेकंड, इसको थर्ड और इसको फोर्थ मान लें। तो यहाँ जो मैंने देखा है कि 1 + 4 की वैल्यू 1 + 4 की वैल्यू 2 + 3 की वैल्यू के इक्वल होनी चाहिए। 1 कौन सा होगा, ए और फोर्थ होगा बी। ए प्लस बी की वैल्यू जो है वो सेकंड प्लस थर्ड यानी बी प्लस ए की वैल्यू के इक्वल होनी चाहिए, ऑब्वियसली होती है। और इसको हम चाहें तो ये ए प्लस बी ही रहने दें, और ये जो है वो चेंज कर रहे हैं। आपको पता भी है कि वैसे नो भी चेंज करें तो कम्यूटेटिव लॉ वही कहता है। कम्यूटेटिव लॉ जो है वो एडिशन पे फॉलो होता है, और कम्यूटेटिव लॉ हमेशा ये कहता है कि a + b की वैल्यू वही होती है जो b + a की होती है। लेकिन हल्का सा इसको b + a को भी हम a + b लिख सकते हैं, दोनों इक्वल हैं। दैट इज a, a related to a, satisfies the given condition, hence R is a reflexive relation, ध्यान दीजिएगा। मैंने क्या किया, क्योंकि जब भी रिफ्लेक्सिव की बात होती है पहले डबलेट चेक करना होता है। क्या चेक करना होता है, डबलेट चेक करना होता है। तो डबलेट चेक करना होता है तो चूंकि यहाँ एलिमेंट जो है वो सिंगल एलिमेंट नहीं है, ये ऑर्डर्ड पेयर ही जो है वो रिलेशन का एलिमेंट है। तो जब ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट है तो मुझे एक ऑर्डर्ड पेयर को दूसरे ऑर्डर्ड पेयर के साथ टैली करा के ये देखना होगा कि वो रिलेशन के अंदर बिलोंग करता है कि नहीं करता है। तो मैंने a, b एक एलिमेंट मान लिया था, और a, b को एलिमेंट मानने के बाद a, b को a, b के साथ रिलेट करा रहा था। a, b को जब a, b के साथ रिलेट करा रहा था तो इनकी जो कंडीशन है कि a, b का तभी रिलेटेड होगा c, d से जब a + b की वैल्यू b + c की वैल्यू के इक्वल होगी। मैंने समझने के लिए 1 2 3 4 ले लिए थे, और जब 1 2 3 4 लिया था तो देखा था 1 + 4 की वैल्यू 2 + 3 के जब इक्वल होगी तो ये रिलेशन के अंदर बिलोंग करेगा। फिर जब मुझे ऑर्डर किया चेक करना होगा तो मैंने इसको 1 लिया, इसको 2, ये 3 और ये 4, और यहाँ हमने देखा कि 1 + 4 की वैल्यू जो है वो 2 + 3 की वैल्यू के इक्वल हो रही है। यहाँ हमने कम्यूटेटिव लॉ की प्रॉपर्टी को यूज करके इसको ऑर्डर चेंज कर लिया। ऑर्डर चेंज करने के बाद जो है वो हमने ये स्टेटमेंट दे दिया है। ये बात आप समझ भी रहे होंगे कि ये कम्यूटेटिव लॉ हम ना भी लगाएं तो 2 + 3 की वैल्यू वही होती है एज यूजुअल, जैसे जो 3 + 2 की होती है, और ये कम्यूटेटिव लॉ ही हमें बताता है। लेकिन ये बहुत छोटे-छोटे कैलकुलेशन है तो हम इजीली वो कर सकते हैं बिना किसी लॉ के। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो कंडीशन आती है वो है कंडीशन सिमेट्रिक की। वो कंडीशन है सिमेट्रिक की, और मैं ये सपोज करता हूं कि इफ a, b रिलेटेड टू c, d, यदि a, b जो है वो c, d से रिलेटेड है, ये गिवन है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि a + d की वैल्यू जो है, a + d की जो वैल्यू है वो जो है वो b + c की वैल्यू के इक्वल होगी। a + d की जो वैल्यू है वो b + c की वैल्यू के इक्वल होगी। हम इसको चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, इस b + c को हम पहले लिख दें और a + d को बाद में लिखें तो कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। a + d को पहले लिखें, a + d को बाद में लिखें, और b + c को पहले लिखें तो कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। ये जो पहली लाइन है, ये जो फर्स्ट लाइन है, ये हमारी फर्स्ट लाइन आई कहां से, इस ऑर्डर्ड पेयर के अकॉर्डिंग हमारी ये फर्स्ट लाइन आई, ठीक है। और इसको मैंने केवल ऑर्डर चेंज किया, पहले नंबर को बाद में लिखा है, दूसरे नंबर को पहले लिखा है। और जो हम रूल लेके चल रहे हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ वाले का, वहां यहां ना अप्लाई करके हम यहां यदि अप्लाई करें तो ये नंबर 1 होता है, ये नंबर 4 होता है, ये नंबर 2 होता है, और ये नंबर क्या होता है, 3 होता है। यहां देखिए 1 + 4 की वैल्यू 2 + 3 के इक्वल होनी चाहिए।
यहाँ मैंने क्या किया, इसके ऑर्डर चेंज कर दिए और इसको 1 ले लिया, इसको 4, इसको 2 और 3, और जब इसको ऑर्डर्ड पेयर आप बनाएंगे, ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे तो ये होगा ऑर्डर्ड पेयर B, A, ऑर्डर्ड पेयर होगा B, A, और फिर रिलेटेड टू क्या होगा 2, 4। यहाँ ध्यान से देखिएगा 1 + 3, 1 और 2 का मैंने बना लिया, 1 और 2 का मैंने बना लिया। अब इसके बाद मुझे किसका बनाना है, 3 और 4 का। तो 3 है भैया मेरा D और ये है मेरा 4 है मेरा C। तो ये जो ऑर्डर पेयर निकल के आया वो A, B, A रिलेटेड टू D, C निकल के आया। और आप टैली करिए इससे आप टैली करेंगे तो A, B का रेसिप्रोकल B, A हो गया और C, D का रेसिप्रोकल क्या हो गया, D, C हो गया। दैट इज R is also a symmetric relation. That is R is also a symmetric relation. एक बार फिर से इस सिमेट्रिक वाली कंडीशन को हम क्लियर करते हैं। ध्यान दीजिएगा, मैंने एक एलिमेंट सपोज किया अपनी तरफ से कि A, B जो है वो रिलेटेड है C, D से, और जब A, B जो है वो C, D से रिलेटेड होगा तो A + B की वैल्यू B + C की वैल्यू के इक्वल होगी। मैंने इन दोनों के ऑर्डर चेंज कर दिए और B + C की वैल्यू A + B की वैल्यू के इक्वल होगी। जैसे हमने ये माना था इसको कि 1, 2, 3, 4 और 1 + 4 और 2 + 3 वाली कंडीशन सेटिस्फाई करानी थी, मैंने वही कंडीशन यहाँ लिखी। ये 1 हो गया फर्स्ट नंबर, ये 4th नंबर, ये सेकंड नंबर और ये 3rd नंबर। और फिर मैंने ऑर्डर्ड पेयर बना दिए, 1 फर्स्ट और सेकंड का अलग और 3rd और 4th का अलग, उसी सीक्वेंस में। जैसे सीक्वेंस में 1, 2, 3, 4 मैंने सपोज किया था। कैसे सपोज किया था, इसको फर्स्ट माना था, इसको सेकंड माना था, इसको 3rd माना था, इसको 4th माना था। उसी में लिखा, फर्स्ट को पहली पोजीशन पे, सेकंड को दूसरी पोजीशन पे, 3rd को तीसरी पोजीशन पे और 4th को चौथी पोजीशन पे। जो ही मैंने ऐसा लिखा, ऐसा लिखते ही मैंने देखा कि ये जो है वो एक नया ऑर्डर्ड पेयर इस तरह से बना कि इन दोनों का वो क्या हो गया, रेसिप्रोकल हो गया। और हम रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक की कंडीशन में पढ़े हैं कि जब A, B भी बिलोंग करे और उसका अपोजिट B, A भी रिलेशन के अंदर बिलोंग करे तो वो रिलेशन सिमेट्रिक होता है। इस कारण से ये भाई साहब हमारे क्या हो गए, सिमेट्रिक हो। आइए, रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, अब ट्रांजिटिव देख लेते हैं। ट्रांजिटिव देख लेते हैं। जब ट्रांजिटिव चेक करने आते हैं तो ट्रांजिटिव के लिए कंडीशन क्या है, 3 एलिमेंट लेने होते हैं। तो मैं मान लेता हूं कि लेट A, B, C, D and E, F be 3 element belongs to M cross N such that A, B related to C, D and C, D related to E, F। थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं। फिर हमने जब हम ट्रांजिटिव चेक करने आते हैं तो ट्रांजिटिव इसके पहले के क्वेश्चंस में हम क्या करते थे, हम 3 एलिमेंट A, B, C सपोज करते थे। 3 एलिमेंट A, B, C सपोज करते थे, वही फॉर्मेट है। ये पूरा आप कैपिटल A समझिए, ये पूरा कैपिटल B समझिए और ये पूरा कैपिटल C समझिए। तो 3 एलिमेंट मैंने सपोज कर लिए। सपोज करने के बाद चूंकि ऑर्डर्ड पेयर है तो इसलिए n क्रॉस n रखा, ठीक है। और ये कंडीशन क्या होती थी, पहला दूसरे के रिलेटेड होता था, दूसरा तीसरे के रिलेटेड होता था। तो ये मैंने लिख लिया। अब मुझे चेक करना है कि पहला तीसरे के रिलेटेड है, तो पहले तो इस कंडीशन को लिखे ना कि A, B जो है वो रिलेटेड होगा C, D के, तो क्या इफेक्ट आएगा। AB जब रिलेटेड होगा C, D के, AB जब रिलेटेड होगा C, D के, तो यहाँ देखिए A + D की वैल्यू B + C की वैल्यू के इक्वल होगी। A + D की वैल्यू जो है वो B + C की वैल्यू के क्या होगी, इक्वल होगी। पहला प्लस चौथा जो है वो दूसरा प्लस तीसरा के बराबर होगा। और यहाँ क्या होगा, यहाँ जो है पहला प्लस चौथा यानी C + F जो होगा वो दूसरा प्लस तीसरा यानी B + E की वैल्यू के क्या होगा, बराबर। यहाँ एक बार क्लियर कर रहे हैं, कोई ऑर्डर्ड पेयर इस कंडीशन में तभी रिलेट हो रहा है, कोई भी ऑर्डर्ड पेयर इस कंडीशन में तभी रिलेट हो रहा है जब पहला दूसरा तीसरा, पहला प्लस चौथा की वैल्यू, फर्स्ट प्लस फोर्थ की वैल्यू जो है वो जब सेकंड प्लस थर्ड की वैल्यू के इक्वल हो रही है। तो पहला A हो गया और चौथा D हो गया, तो A + D की वैल्यू जो है वो सेकंड B और थर्ड C की वैल्यू के इक्वल हो गई। यहाँ आते हैं, इसको फर्स्ट, इसको सेकंड, इसको थर्ड और इसको फोर्थ एज्यूम करें तो फर्स्ट प्लस फोर्थ यानी C + F की वैल्यू जो है वो सेकंड प्लस थर्ड D + E की वैल्यू के इक्वल हो गई। इन दोनों को सम, इसको इक्वेशन 1 एज्यूम कर लेते हैं और इसको इक्वेशन 2 एज्यूम कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड अलग और राइट हैंड साइड अलग
ऐड करते हैं। तो जब लेफ्ट हैंड साइड अलग ऐड करेंगे और राइट हैंड साइड अलग ऐड करेंगे तो क्या होगा जरा देखिएगा। इस साइड में आएगा a प्लस d प्लस c प्लस f और इस साइड में आ जाएगा b प्लस c प्लस d प्लस e। अब जो कैंसिल होने वाले हैं उनको कैंसिल कर दीजिए। तो देखिएगा d से d कैंसिल हो जाएगा और c से c कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा a प्लस f इक्वल टू b प्लस e। और अब इनको ऑर्डर में अरेंज करिए, जो ऑर्डर है उस ऑर्डर के अनुसार ये जो है वो फर्स्ट होगा, f जो है वो फोर्थ होगा, ये जो है वो सेकंड होगा और ये थर्ड होगा। अब इससे ऑर्डर पेयर बना लीजिए। तो ऑर्डर पेयर बनाएंगे तो फर्स्ट कॉमा सेकंड रिलेटेड होगा थर्ड कॉमा फोर्थ से, और यही तो मुझे चाहिए था। AB जो है वो CD से रिलेटेड है, CD जो है वो EF से रिलेटेड है, तो AB जो है वो EF से रिलेटेड होना चाहिए और AB EF से रिलेटेड आ गया। hence R is a transitive relation, R is a transitive relation, और जो ही R transitive हो गया, hence we can say that R is an equivalence relation, R जो है वो equivalence relation है। पहले बच्चों इस क्वेश्चन में कुछ था नहीं, बशर्ते केवल आपको कॉन्सेप्ट समझना था। केवल आपको क्या समझना था? कॉन्सेप्ट समझना था। थोड़ा सा लेंथी टाइप का था, कंफ्यूजिंग था। तो जिस बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, जिसने मेरी पिछली सारी वीडियो कंटिन्यूअसली देखी होंगी, ठीक है, उसको ये चीज बिल्कुल क्लियर होगी। उसका रीजन ये है कि मैंने सारी चीजें सीक्वेंस वाइज दी हैं, सारी चीजें स्टेप वाइज मैंने दी हैं। पहले के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, ऐसा मैंने आपको दिया है। तो खैर ये रही आज की वीडियो, और यदि मेरी वीडियो, मेरे क्वेश्चंस आपको अच्छे लग रहे हो तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज मिले इस मदद के उद्देश्य से मेरे चैनल को जो है वो शेयर भी करिए। धन्यवाद।